बारे में। देखो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है ना कि अगर कोई बॉडी है, मैं बॉडी का ना दो कंडीशन को ले रहा हूँ। पहला कंडीशन ले रहा हूँ रेस्ट पे है बॉडी, रेस्ट पे मतलब इनिशियल भी जीरो है, फाइनल भी जीरो है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट सॉरी स्पीड जीरो है, रेस्ट पे है। और एक मैं बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड है। अगर स्पीड कांस्टेंट है मतलब इनिशियल और फाइनल इक्वल है, कुछ वैल्यू है, जीरो नहीं है, कुछ वैल्यू है। लेट से 2 मीटर पर सेकंड, इनिशियल भी 2 मीटर से था, 1 सेकंड के बाद भी 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। तो दोनों केस में क्या है, अगर बॉडी ऐसे है इस पोजीशन में, रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही रहेगा, तब तक रहेगा जब तक तुम कोई बाहर से फोर्स पे नहीं लगाते हो। या ये अगर मोशन में है, कांस्टेंट स्पीड मोशन में है, तो तब तक ये कांस्टेंट स्पीड चलते रहेगा जब तक तुम इस पे कोई फोर्स नहीं लगाते हो। मतलब दो स्टेट को तुम चेंज नहीं कर पाओगे जब तक तुम कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। अगर तुम फोर्स लगाओगे, जैसे मान लो रेस्ट पे तुमने फोर्स लगाया, तो वेलोसिटी आ जाएगा। तुम अगर तुमने क्या किया, मान लो मूव मूव कर रहा था कांस्टेंट स्पीड से, तुमने फोर्स लगाया, तो हो सकता है स्पीड बढ़ जाए। और तो ये जो चेंजेस है ये तभी हो पाएगा जब फोर्स लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। तो वही मैंने लिखा है कि बॉडी अगर रेस्ट में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो उसी में रहना चाहेगा, तब तक रहेगा जब तक कोई बाहर से फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब फिर देखेंगे, ये तो पहला लॉ था जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। जो दूसरा लॉ है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। या इसको पहले समझने से पहले मोमेंटम समझो। मोमेंटम क्या वर्ड होता है? मोमेंटम, देखो ये मोमेंटम वर्ड कहाँ पे आता है, देखो पहले लिख लो। इट इज दी, देखो पहले मोमेंटम के बारे में, इट इज दी, इट इज दी प्रोडक्ट ऑफ, इट इज दी प्रोडक्ट ऑफ मास, मास एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, कॉमा, या ये डॉट देके लिखो। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी गिवन एज, it is a vector quantity, it is a vector quantity, it is a vector quantity given as देखो यहाँ पे p vector is equal to mv vector, p vector is equal to small p equal to mv vector, mv vector, p vector is equal to mv vector। अब समझो ये क्या है। देखो केस ले रहे हैं, एक दो बॉडी है, दोनों का मास सेम है, 50 kg 50 kg। समझाने के मोमेंटम है क्या? देखो मोमेंटम क्या हम बताते हैं ना, नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं कि अगर मान लो कोई बच्चा बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, तो उसको बोलते हैं कि उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है। या कोई बहुत तेजी तेजी से आंसर दे रहा है तो बोलते हैं उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। तो यहाँ पे कैसे, ये एक्चुअली क्या है, मास इनटू वेलोसिटी कैसे यूज होता है, यहाँ पे देखो पहले। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, मैंने दो बॉडी लिया, एक 50 kg है और दूसरा भी 50 kg, दोनों सेम मास का है। एक मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, एक मूव कर रहा है 100 मीटर पर सेकंड से। अगर मैं दोनों का मोमेंटम निकालू, पहले का मोमेंटम अगर निकालू तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास है 50 kg, वेलोसिटी है 2, ये आ गया 100। फिर इसका मोमेंटम निकालते हैं, मास है 50 kg, वेलोसिटी है 100, तो ये आ गया 5000। 5000 यूनिट क्या आएगा, मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, ये यूनिट होगा। तो मैं वैल्यू को अगर देखूं तो मैं बोल सकता हूं सर इसका मोमेंटम ज्यादा है क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका मोमेंटम कम है। ज्यादा क्यों आया सर? दोनों का मास सेम था लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है। ये थोड़ा ज्यादा फुर्तीला है, ये थोड़ा सा कम फुर्तीला है क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है। जिसका स्पीड ज्यादा होगा ना उसका मोमेंटम ज्यादा आएगा। ये तब होगा जब दोनों का मास सेम है। ठीक है, तो मोमेंटम बेसिकली एक टर्म को डिफाइन करने के लिए यूज किया गया, मास इनटू वेलोसिटी, जो क्वांटिटी आएगा इसको मोमेंटम बोलते हैं। अब ये क्यों करना है? ये इसलिए करना है क्योंकि नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स 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 सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लिखो न्यूटन्स, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे लिख देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इट states that force applied, it states that yeah, the applied force is directly proportional directly proportional directly proportional to the to the rate of change of momentum, rate of change of momentum, rate of change of momentum, rate of change of momentum। हाँ हाँ, ये स्टेटमेंट जो लिखा है न्यूटन सेकेंड लॉ में लिखोगे। देखो यहाँ पे पहले समझ लो फिर लिख लेना, टाइम देंगे लिखने के लिए। देखो क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो यहाँ पे केस क्या ले रहे हैं, देखो कुछ इस तरह से केस ले रहे हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ समझने से ना पहले ये समझ लो जो इम्पोर्टेंट है। से मान लो एक बॉडी है जो ना कुछ इस स्पीड से मूव कर रहा है, इनिशियल स्पीड यू है, मतलब 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ उसको। अब मैं इसका मोशन चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया ना, इसको धक्का लगा के एक फोर्स लगा दिया, लेट से 1000 न्यूटन। बॉडी का जो मास है वो ले लो 50 केजी का मास है, और मैंने इस पर धक्का लगाया तो क्या हुआ, ये फोर्स मैं लगाते जा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं लगा के छोड़ दिया, धक्का देकर छोड़ दिया, ऐसे नहीं किया मैंने इस पे ना फोर्स लगाते गया, 1000 न्यूटन लगा रहा हूँ, आगे जा रहा है, फोर्स 1000 लगा रहा हूँ, ये आगे की तरफ जा रहा है। तो मुझे पता है कि जब इनिशियल स्पीड u है, फोर्स लगाओगे तो स्पीड चेंज होगा। तो मान लो थोड़ा देर के बाद ना स्पीड चेंज होके ना स्पीड v हो गया, कुछ टाइम के बाद स्पीड v हो गया, फाइनल स्पीड v हो गया। और ये कब तक चेंज हुआ, t टाइम में ये चेंज हुआ, t टाइम लगा चेंज होने में। तो इसमें फोर्स कैसे लिखेंगे, कैसे फोर्स निकालेंगे कि सर फोर्स कितना लगा इसमें। तो यहाँ पे देखो इसने वही एक्चुअली फोर्स का वैल्यू बताया था, न्यूटन सेकेंड लॉ ने एक्चुअल फोर्स का वैल्यू बताया। इसने बोला कि जो भी आप अप्लाइड करते हो फोर्स, इट स्टेट्स दैट अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कि जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज कैसे हो रहा है वो भी देखते हैं। तो मोमेंटम चेंज रेट का मतलब होता है टाइम, जहां भी वर्ड रेट आ गया मतलब टाइम, मतलब टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है मोमेंटम, मतलब एक सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज उस पर डिपेंड करता है, तो उसी को अप्लाई करते हैं। तो देखो मैं लिख सकता हूँ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड, चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो मोमेंटम का चेंज तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो अब इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब लिखते हैं फाइनल मोमेंटम। फाइनल मैंने यहां देखा, मास तो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। कितना टाइम में चेंज हुआ, t टाइम में चेंज हुआ। तो मैं लिख सकता हूँ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मास कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा v माइनस यू बाई टी, और इसको क्या बोलते हैं, याद करो 1D इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, इसको इधर लेके आओ, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और t को डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। जब भी वेलोसिटी का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक इक्वल साइन देना पड़ता है और एक कांस्टेंट देना पड़ता है। ये मास आ गया और ये एक्सेलरेशन आ गया, ये आ गया फोर्स। के का वैल्यू जनरली 1 लेते हैं, तो फोर्स कितना आ जाता है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब अब ये समझ लो अच्छे से कि सर किसी बॉडी के पास फोर्स है, किसी बॉडी के पास फोर्स है तो उसके पास एक्सेलरेशन होना जरूरी है।
कोई बॉडी बिना एक्सेलरेशन का फोर्स नहीं हो सकता, किसी बॉडी पे बिना एक्सेलरेशन का फोर्स नहीं हो सकता। किसी बॉडी के पास फोर्स है तो ये अंडरस्टूड है कि उस बॉडी के पास एक्सेलरेशन है। अगर उस बॉडी के पास एक्सेलरेशन है तो ये भी अंडरस्टूड है कि उसका वेलोसिटी हर टाइम चेंज हो रहा है। तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि सर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और ये फोर्स लग रहा है 10 100 न्यूटन का लग रहा है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो सर जब फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगा, और आप बोल रहे हो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये सिनेरियो नहीं होगा। बात क्लियर है? तो मान लो इस केस में ना मुझे एक्सेलरेशन निकालना है कि सर क्या हुआ, बॉडी का ना एक्सेलरेशन क्या हुआ। तो अगर इस सिचुएशन को मैं देखूं, इनिशियल फाइनल मुझे नहीं पता है, तो मैं लिख सकता हूँ सर फोर्स लगाया मैंने 1000 न्यूटन, मास कितना है 50 kg, एक्सेलरेशन निकालता हूँ 0 0 कट गया, ये आ गया 20, मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसका मतलब मैंने बताया था 20 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड इतना स्पीड बढ़ रहा है। मतलब मान लो ना इनिशियली जा रहा हो अगर 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर जा रहा है इनिशियली, तो एक सेकंड के बाद कितना हो जाएगा, 20 ऐड हो जाएगा, तो 22 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। फिर एक सेकंड के बाद फिर ऐड हो जाएगा 42 मीटर पर सेकंड। ये तब तक बढ़ते जाएगा जब तक फोर्स लगा के रखे हो, जहां फोर्स हटाए सीधे जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन। आ रहा है बात समझ में? क्योंकि फोर्स जैसे तुम हटाए मतलब तुमने फोर्स को जीरो कर दिया, तो मास तो जीरो हो नहीं सकता है, तो एक्सेलरेशन ही जीरो होगा। तो जैसे ही तुम फोर्स को हटाओगे तो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन का पूरा कंसेप्ट। इसको नोट करो, फिर थर्ड देखते हैं। लंबा क्लास चला गया बायोलॉजी का, 1 घंटा फिर भी भाग गया। लास्ट 11th वालों को 4 4 घंटा बैठा के लेते थे क्लास। पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस पे एक क्वेश्चन है। आगे चले, लिख लिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले समझ लो, उसके बाद एक अटेम्प्ट लेते हैं। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बुलेट है, बुलेट जिसका मास है 0.04 kg। बुलेट बाइक वाला बुलेट नहीं, गन के अंदर जो बुलेट होता है। तो एक बुलेट लिया, ये बुलेट जो है इसका मास आपको दिया हुआ है, ये मास है इसका डेट इज 0.04 kg। आगे के बोल रहा है मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड, ये मूव कर रहा है 90 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। फिर बोलता है एंटर्स अ वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी का ब्लॉक है, बड़ा सा स्ट्रक्चर है, लकड़ी का ऐसे ब्लॉक है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, लकड़ी के ब्लॉक में ना ये जा रहा है, ठीक है, लकड़ी के ब्लॉक में जा रहा है। आगे गया, अंदर यहाँ पे आया, एंटर्स कर रहा है, पहले ऐसे एंटर किया, एंटर किया, एंटर करके क्या बोल रहा है, एंटर्स अ वुडन ब्लॉक एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इनसाइड द ब्लॉक एंड फाइनल स्टॉप्स एंड फाइनली स्टॉप्स एंड फाइनली स्टॉप। मतलब अंदर कितना ट्रैवल किया, 60 सेंटीमीटर अंदर की तरफ आया और फिर आके यहाँ रुक गया, आके यहाँ पे रुक गया।
तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज हुआ है, वेलोसिटी का चेंज हुआ है। यहाँ पे 90 मीटर से मूव कर रहा था, 90 90 90 वेलोसिटी चेंज हुआ, 90 मीटर से मूव कर रहा था और यहाँ रुक गया तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इनिशियल है 90 और फाइनल है 0। तो देखो वेलोसिटी का चेंज हुआ है, जब भी वेलोसिटी का चेंज होगा एक्सेलरेशन आएगा और एक्सेलरेशन आया है तो इस पे फोर्स लगा होगा। तो मेरी बात समझो ऐसे करके, इस बॉडी का वेलोसिटी घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। और घट रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब रिटार्डेशन होगा। अगर रिटार्डेशन होगा, जब स्पीड घटेगा रिटार्डेशन होगा, तो रिटार्डेशन करवाने में जो फोर्स लगाया जाएगा वो उल्टा लगाया जाएगा। देखो क्योंकि ब्लॉक ऐसे जा रहा है ना, तो लकड़ी फोर्स ऐसे लगा रहा होगा तो धीरे रुक गया, स्पीड कम हो गया। तो यहाँ पे जब भी रिटार्डेशन होगा तो फोर्स अपोजिट लगेगा बॉडी की तरफ। जब भी बॉडी एक्सेलरेट करेगा तो एक्सेलरेशन के अलांग फोर्स लगेगा। मेरी बात क्लियर है ना? हाँ, आगे चलते हैं। यहाँ पे तो हमने देख लिया ये कहानी हो रहा है, स्पीड तो दिया हुआ है सर, बोल रहा है ना फोर्स निकालने के लिए। मैं बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 60 सेंटीमीटर, या बोल सकता हूँ 0.6 मीटर हुआ है डिस्प्लेसमेंट। तो सर मुझे ना पूछ रहा है कैलकुलेट रेजिस्टिव फोर्स, ये ब्लॉक कितना फोर्स लगाया होगा। सर फोर्स निकालने का अपने पास एक ही फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स किस पे लगा होगा, बुलेट पे, तो मास लेंगे बुलेट का, एक्सेलरेशन लेंगे बुलेट का। तो अगर सर जाएंगे फोर्स निकालने की तो मास तो पता है 0.04 kg, सर एक्सेलरेशन के लिए होता है फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, और ये चेंज किस टाइम में आया। एक तो सर ये तरीका है, लेकिन यहाँ पे फाइनल इनिशियल पता है लेकिन टाइम नहीं पता कितना देर में ये चेंज हुआ, तो सर ये फॉर्मूला यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, टाइम नहीं निकाल पाओगे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि एक्सेलरेशन पता नहीं है, एक्सेलरेशन पता नहीं है, टाइम भी पता नहीं है। एक पता होगा तब ना दूसरा निकालते। तो सर और कोई मेथड है क्या? देखो जहां भी एक्सेलरेशन वर्ड इस्तेमाल हुआ, कोई बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, हमेशा 3 इक्वेशन तुरंत क्लिक करना चाहिए। 3 इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2s। मैं इसलिए बोल रहा हूँ देखो सारे इक्वेशन में तुम्हें एक्सेलरेशन मिलेगा, बिना एक्सेलरेशन का ये इक्वेशन नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, जहां पे ना मेरे को फाइनल पता है, इनिशियल पता है और डिस्प्लेसमेंट पता है, लास्ट वाला। तो लास्ट वाला यूज कर लेते हैं। फाइनल स्पीड है 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल कितना है 90 का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड में है भी, 2 इंटू एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए मीटर में, 0.6 मीटर आया डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा यहाँ से, ये माइनस 90 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.6, ये आया एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब ये रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन ठीक है, उससे क्या आपने करना है, फोर्स नेगेटिव में आएगा 0.04। अब एक्सेलरेशन की जगह ये ना पुट करके ये वाला पुट करेंगे, माइनस 90 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ 90 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.6। इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा इजी है सॉल्व करना। इस माइनस को मैं आगे लेके आया, डेसिमल हटाया, नीचे 2 जीरो आया, एक डेसिमल हटाया, ऊपर 1 जीरो आया। इसको सॉल्व करो, 1 0 1 0 2 0 गया। उसके बाद ये 2 जाएगा, 4 को काटेगा 2 टाइम्स में, अब यहाँ 6 बच गया, तो ये जाएगा 3 टाइम्स में, और ये 3 को काटेगा 9 को, सॉरी 3 टाइम्स में, कितना आ जाएगा 9 इंटू सॉरी 3 इंटू 9, और कुछ बच रहा है, सॉरी यहाँ पे एक 90 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.6 है, ये 0.6 है, ये 0.6 है, तो ये कट गया ना, ये 2 कटा 3 टाइम्स पे, तो नीचे सब कट गया। 3 इंटू 90 कितना हो जाएगा 270 न्यूटन नेगेटिव में। नेगेटिव क्या बोलना चाहता है, रेजिस्टिव फोर्स है। रेजिस्टिव फोर्स का मतलब दैट इज, मैं बोल सकता हूँ नेगेटिव कब आएगा, जब रिटार्डेशन होगा। जब भी रिटार्डेशन होगा हमेशा फोर्स नेगेटिव आएगा, जब भी एक्सेलरेशन होगा स्पीड बढ़ेगा तो फोर्स पॉजिटिव आएगा। तो रिटार्डेशन, ये है रिटार्डेशन, दैट मींस रिटार्डेशन हो रहा है, रेजिस्टिव फोर्स निकल। तो ब्लॉक कितना फोर्स लगाएगा 270 न्यूटन फोर्स लगाएगा, इसको रोक देगा। देखो ये वेलोसिटी कम, ये फोर्स ना यहीं से चालू हो गया होगा, जहां एंटर किया 270 न्यूटन लगा रहा, वेलोसिटी कम होते जा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, वेलोसिटी कम होते जा रहा है, तो वेलोसिटी कम होते जाएगा, 90 से कम होते 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 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको नोट करो।